ये कहानी 1998 में घटी एक असली घटना पर आधारित है। उत्तर भारत का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, कुल्हड़ स्टेशन। यह स्टेशन शाम 7 बजे के बाद लगभग खाली हो जाता था। चारों तरफ घना जंगल, टूटी बाउंड्री और खामोशी। लेकिन एक चीज अजीब थी। स्थानीय लोग कहते थे कि रात की आखिरी ट्रेन में कभी-कभी अतिरिक्त पैसेंजर चढ़ जाते हैं, जिन्हें टिकट चेकर नहीं देख पाता, पर कुछ लोग महसूस कर लेते हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है रघुनाथ सिंह, स्टेशन मास्टर, 45 साल का, गंभीर और अपने काम में बिल्कुल ईमानदार। रघुनाथ का ड्यूटी समय रात 12 बजे खत्म होता था, लेकिन उस दिन 12 नवंबर 1998 उसे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात की शुरुआत। रात के 11:20। स्टेशन पूरी तरह शांत, सिर्फ एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। रघुनाथ रजिस्टर चेक कर रहा था, तभी प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आवाज आई। झप झप झप। वो बाहर आया, लेकिन प्लेटफॉर्म खाली था। उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से उसे ऐसा लगा हो, लेकिन फिर उसने नोटिस किया पटरियों के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और बिल्कुल स्थिर, बिना हिली डुले। रघुनाथ ने आवाज दी, मैडम इधर मत खड़ी हुईए, ट्रेन आ सकती है। औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ आने लगी, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। रघुनाथ को अजीब लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ की। औरत का चेहरा आधा छाया में था। उसने फिर कहा, मैडम क्या आपको मदद चाहिए? औरत रुक गई। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही हूं। रघुनाथ बोला, अच्छा यात्री हैं, ठीक है, ट्रेन अभी आएगी। लेकिन औरत ने सीधे रघुनाथ की आंखों में देखा और कहा, आज वो ट्रेन मेरे लिए नहीं आएगी। रघुनाथ को झटका लगा। उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? औरत बिना कुछ बोले प्लेटफॉर्म के किनारे चली गई और अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वो हवा में विलीन हो गई हो। रघुनाथ वहीं खड़ा रह गया, दिमाग सुन्न, दिल की धड़कन तेज। उसे समझ नहीं आया कि उसने सच में किसी को देखा या सिर्फ भ्रम था। 11:55 PM आखिरी ट्रेन आने वाली थी। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हुआ, आखिरी यात्री गाड़ी कुछ मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। रघुनाथ ने सोचा कि वो औरत फिर दिखे, लेकिन प्लेटफॉर्म खाली था। ठीक 11:57 PM पर ट्रेन की हेडलाइट दूर जंगल के मोड़ पर दिखाई दी। हल्का सा सायरन। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, लेकिन तभी रघुनाथ की नजर प्लेटफॉर्म के कोने पर पड़ी। वहां वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे एक बच्चा भी खड़ा था। बच्चा बहुत कमजोर, दुबला और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। रघुनाथ ने घबराकर पूछा, ये बच्चा कौन है? आपने पहले तो बताया नहीं। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ट्रेन की तरफ देखने लगी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, कुछ अजीब हुआ। दरवाजे खुले, लोग चढ़ने उतरने लगे, लेकिन वो औरत और बच्चा ट्रेन की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। वो दोनों ट्रेन को देखते हुए धीरे धीरे पटरी पर उतरने लगे। रघुनाथ चिल्लाया, अरे रुकिए, नीचे मत जाइए, ट्रेन चल पड़ेगी। लेकिन उसके बोलते ही ट्रेन की लाइट्स एकदम झपझप करने लगी, जैसे पावर अचानक गिर गया हो। और अगले ही सेकंड प्लेटफॉर्म पर मौजूद सारे लोग एक साथ मुड़कर रघुनाथ को ऐसे देखने लगे मानो वो सब एक ही सवाल पूछ रहे हों, तुम्हें कौन दिखाई दिया? रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दोबारा पटरियों की तरफ देखा। वहां न औरत थी, न बच्चा, न पैरों के निशान, न कोई हलचल। सिर्फ
ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा। रात के 12:05 हो चुकी थी। आखिरी ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह खाली था, लेकिन रघुनाथ सिंह की हालत ठीक नहीं थी। वो हॉल में रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना उसकी गर्दन से बह रहा था, हालांकि मौसम सर्द था। उसने खुद से कहा, मुझे भ्रम नहीं हो सकता। वो औरत, वो बच्चा मैंने साफ देखा था। लेकिन फिर सवाल उठा, बाकी लोगों ने क्यों नहीं देखा? ये सोचकर वो और डर गया। स्टेशन मास्टर रूम में टंगी पुरानी दीवार घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी। कुल्हड़ स्टेशन की रातें पहले भी अजीब लगती थीं, लेकिन आज कुछ बहुत अलग था। रघुनाथ की पुरानी फाइलें। डर थोड़ा कम होने के बाद उसने सोचा कि शायद कुछ रिकॉर्ड मिल जाए। वो स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड रूम में गया। कमरा धूल से भरा था। पुरानी फाइलें, रजिस्टर, गिरे हुए बोर्ड और दीवारों पर चिपकी चिटकती पेंट। रघुनाथ ने घटनाएं नाम वाली फाइल निकाली। इस फाइल में स्टेशन पर हुई हर अनहोनी घटना दर्ज थी। उसने पढ़ना शुरू किया। 13 जून 1989, एक महिला और उसका बच्चा प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गायब हो गए। गवाह मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें ट्रेन पकड़ते नहीं देखा। रघुनाथ का दिल रुक सा गया। फाइल में आगे लिखा था, पुलिस जांच निष्कर्ष, ये मामला संदिग्ध है। कुछ लोगों ने कहा कि उस महिला के पीछे कोई परछाई थी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। तारीख दोबारा पढ़ी, 13 जून 1989। आज की तारीख थी 12 नवंबर 1998। लगभग 9 साल हो चुके थे, लेकिन विवरण उसी औरत और उसी बच्चे जैसा था। रघुनाथ ने खुद से कहा, क्या ये वही औरत है? क्या वो आज भी यहां आती है? उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक दरवाजा बंद। अचानक रिकॉर्ड रूम का लोहे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। रघुनाथ चिल्लाया, कौन है बाहर? दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर कोई नहीं था। खिड़की की तरफ टॉर्च से रोशनी मारी, कोई परछाई नहीं। उसने दरवाजा खींचने की कोशिश की। दरवाजा जैसे बाहर से लॉक कर दिया गया हो। अंदर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। रघुनाथ की सांसें तेज होने लगी। तभी कमरे में मौजूद एक पुरानी लोहे की अलमारी अपने आप खुलने लगी। अलमारी से हवा की जगह एक ठंडक बाहर आई, जो इंसान की नहीं लग रही थी। अलमारी के अंदर एक पुराना फटा हुआ टिकट पड़ा था, जिस पर लिखा था, प्लेटफॉर्म 2, आखिरी ट्रेन, यात्री एक महिला और एक बालक। नीचे समय लिखा था 11:57 PM। यही वही समय था जब रघुनाथ ने उन्हें पटरियों की तरफ जाते हुए देखा था। लेकिन टिकट की तारीख देखकर उसका खून जम गया। टिकट पर तारीख थी 13 जून 1989। रघुनाथ टूटती आवाज में बोला, यह टिकट यहां कैसे आ सकता है? और तभी अलमारी के अंदर से एक बच्चे ने हल्की आवाज में बोला, हमारी ट्रेन नहीं आई थी। रघुनाथ पीछे गिर पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चिल्लाया, कौन है? तुम कौन हो? लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। बस आवाज आई, मां कहती हैं तुम हमें देख सकते हो, इसीलिए तुमको भी हमारे साथ आना होगा। रघुनाथ को लगने लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का मारा और दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। प्लेटफॉर्म की तरफ लौटना।
रघुनाथ भागते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। सारा स्टेशन शांत था, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ अजीब था। पटरियों के बीच धूल पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, एक बच्चे के पैरों के, और बिल्कुल पास एक औरत के कदमों के निशान। लेकिन उन दोनों के पैरों के बीच में तीसरा निशान भी था, एक बड़े आदमी का पैर जो सीधे स्टेशन मास्टर रूम की तरफ जा रहा था। रघुनाथ के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। वो खुद से बोला, ये तीसरा निशान किसका है? कौन आया था मेरे कमरे तक? उसने ध्यान से देखा, वो तीसरा निशान धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। तभी उसके पीछे बहुत धीमी आवाज आई, तुम देर से आए हो। रघुनाथ ने पलटकर देखा, वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें खाली, जैसे 2 अंधेरे कुएं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर बोली, हमारी ट्रेन अब भी नहीं आई, और जब तक नहीं आती कोई ना कोई हमारे साथ रहता है। रघुनाथ की सांस रुक गई। औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है। विराज अब पूरी तरह समझ चुका था कि आयान सच कह रहा था। काली घाटी में कुछ तो था जो इंसानी नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा जोश भी था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर यहां होता क्या है। रात करीब 9 बज चुके थे। तेज ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा इतना गहरा था कि कैमरे की रोशनी भी उसमें खो जाती थी। विराज ने अपना कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। आज पहली रात है और अभी तक जो हुआ है वो किसी भी जगह पर मेरे साथ कभी नहीं हुआ। किसी ने शायद इस घर की खिड़की को अंदर से धक्का दिया है और दीवारों से आने वाली आवाजें वो बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही। लेकिन बोलते बोलते उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी आवाज कैमरे में गूंज जैसी रिकॉर्ड हो रही है, जैसे कोई उसकी आवाज को दोहराकर वापस सुना रहा हो। विराज ने कैमरा नीचे किया और तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई, किसी के दौड़ने की। लकड़ी के फर्श पर भारी पैर पड़ते हुए वो आवाज ठीक घर के पास आकर रुक गई। विराज ने टॉर्च थामते हुए धीरे से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी सांस लेने की आवाज जो बिल्कुल खिड़की के पास से आ रही थी। धीरे धीरे वो सांस खिड़की के कांच पर भाप की तरह दिखने लगी, जैसे बाहर कोई खड़ा हो और बहुत पास से सांस ले रहा हो। विराज ने हिम्मत कर खिड़की की तरफ टॉर्च फेंकी। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कांच पर साफ साफ हथेली का निशान था, और वो हथेली एक बच्चे की नहीं बल्कि किसी बूढ़े आदमी की थी, सूखी लंबी उंगलियों वाली। विराज का गला सूख गया। उसने कैमरा उठाया और कहा, यह जगह खाली नहीं है, कोई है यहां। खिड़की पर निशान अभी अभी बना है और बाहर कोई नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ मिनट बाद फर्श के नीचे से आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई नीचे छिपा हो और लकड़ी ठोक रहा हो। विराज ने नीचे झुककर फर्श पर कान लगाया और तभी नीचे से एक बहुत भारी, बहुत गहरी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। विराज का पूरा शरीर कांप गया। उसने तुरंत पीछे हटकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके दिमाग में 1000 बातें चलने लगी। क्या सच में नीचे कोई जीवित है, या ये कोई ऐसा प्रेत है जो फर्श के नीचे कैद है? रात बढ़ती जा रही थी और आवाजें तेज होती जा रही थी। ठक ठक, मुझे बाहर निकालो। पसीने से भीगा हुआ विराज अब समझ चुका था कि उसे पूरी सच्चाई जाननी पड़ेगी।
काली घाटी कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां कुछ ऐसा रहस्य था जिसे वर्षों से किसी ने नहीं छुआ। रात के 11 बज रहे थे और इसी समय पुराने घर के पीछे के कमरे से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आनी शुरू हुई। वो कमरा जिसे अब तक विराज ने नहीं खोला था। पुराने घर में पीछे की तरफ एक छोटा सा कमरा था। दरवाजा बाहर से पुराना, सड़ा हुआ और इतना शांत जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। लेकिन अब उस कमरे के अंदर से चलने की आवाज आ रही थी। धीमे, भारी, रगड़ते कदम। विराज ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे जाता, आवाजें और साफ होती जा रही थीं। दरवाजे के ठीक बाहर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। दिल तेज धड़क रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, कौन है अंदर? अंदर अचानक कदमों की आवाज रुक गई। एकदम शांति, इतनी शांति कि विराज को अपनी हार्ट बीट तक सुनाई देने लगी। उसने हिम्मत कर दरवाजा हल्का सा धकेला और दरवाजा खुद ही चर्र की आवाज के साथ खुल गया, जैसे अंदर कोई इंतजार कर रहा हो। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। दीवारों पर काई लगी हुई थी। एक टूटी लकड़ी की कुर्सी और उसके ठीक सामने फर्श पर एक पुरानी काली साड़ी पड़ी थी। विराज ने टॉर्च उस साड़ी पर डाली और बड़बड़ाया, ये यहां कैसे? तभी अचानक वो काली साड़ी हिलने लगी, जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा हो, जैसे कोई उसमें लिपटा हुआ हो, जैसे कोई उठने ही वाला हो। विराज का खून जम गया। साड़ी धीरे धीरे उठी और सामने एक बहुत दुबली, काली, लंबी औरत का झुका हुआ शरीर दिखाई दिया। बाल पूरी तरह चेहरे पर और हाथ जमीन तक झुके हुए। विराज के हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई। औरत की तरफ से एक बहुत धीमी, गहरी सांस की आवाज आई, तू क्यों आया? विराज कांपते हुए पीछे हट गया। उसका पैर फंसकर फर्श पर घसीट गया। औरत धीरे धीरे उठने लगी। उसके हड्डियां चरमराने की आवाज कमरे में गूंज गई। खट खट खट। विराज ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे अपना गर्दन उठाती है। चेहरा अभी भी बालों में छुपा था और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं इस घर की आखिरी जिंदा चीज थी। विराज डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। औरत आगे बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज बिल्कुल इंसानी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई अपने नाखूनों से फर्श खुरचते हुए चल रहा हो। विराज ने हिम्मत कर टॉर्च उठाई और जैसे ही उसने टॉर्च उसकी तरफ फेंकी, औरत गायब। पूरा कमरा बिल्कुल खाली, कोई नहीं। लेकिन अभी वो सोच ही रहा था कि ये सब भ्रम था। अचानक उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर बहुत जोर से हाथ रखा। विराज चीख पड़ा और मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसके कंधे पर उंगलियों का काला जलने जैसा निशान पड़ चुका था। ये पहला पल था जब विराज को समझ आया, ये सिर्फ कोई आत्मा नहीं, ये पूरा घर जिंदा है और अब ये घर उससे कुछ चाहता है। कंधे पर पड़े काले जलन के निशान को छूते हुए विराज धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। घाटी की ठंडी हवा अब और भी भारी लग रही थी, जैसे किसी अदृश्य चीज का दबाव हो। वो कमरे से बाहर आया और गलियारे में खड़ा हुआ। अंधेरा पूरा घर निगल चुका था। सिर्फ उसकी टॉर्च की पतली सी किरण दीवारों पर पड़ रही थी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि गलियारे की दीवारें हिल रही हैं। पहले उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर दीवार पर उभरती लहरें साफ दिखने लगीं, जैसे कोई अंदर से धक्का मार रहा हो, जैसे कोई दीवारों के भीतर फंसा हो। अचानक ठक 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 जोर जोर से अंदर से टोका जाने लगा और उसके बाद
एक बहुत तेज औरत की चिल्लाहट, बचाओ! विराज डर के मारे पीछे कूद गया। उसकी टॉर्च हाथ से छूट गई और अंधेरा उस पर टूट पड़ा। दीवारें अब जोर जोर से कांपने लगी थीं और हर तरफ से चीखें आने लगीं। एक नहीं, 10 नहीं, कई आवाजें। कोई औरत रो रही थी, कोई आदमी चिल्ला रहा था, कोई बच्चा मदद मांग रहा था। पूरी दीवारों पर उंगलियों के निशान उभरने लगे, लंबी, छोटी, खुरदुरी, जैसे अलग अलग लोग अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। विराज ने कांपते हुए कहा, क्या हो रहा है ये? अचानक उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये सब उस औरत की वजह से हुआ। विराज तुरंत मुड़ा। गलियारे में कोई खड़ा नहीं था, लेकिन आवाज साफ साफ आई थी, जैसे कोई उसके कान से 1 इंच दूर खड़ा हो। वो घबरा कर दीवार से टिक गया और ठीक उसी क्षण दीवार से एक हाथ बाहर आया। हड्डियों जैसा पतला, काला, सूखा हुआ हाथ। वो हवा में झटके से लहराया और विराज की शर्ट पकड़ ली। विराज ने जोर से खुद को छुड़ाया और पीछे हटते ही गिर पड़ा। पूरी दीवार अब धड़ाम धड़ाम आवाज के साथ बाहर की ओर धड़क रही थी, जैसे पूरा घर जीवित हो और उसमें फंसी आत्माएं बाहर आना चाहती हों। विराज ने घबराकर चीखा, तुम लोग बाहर क्यों नहीं आते? तुम्हें किसने बंद किया है? दीवारों की आवाज अचानक धीमी हो गई और फिर एक ही आवाज, बहुत धीमी लेकिन बहुत साफ, वही काली औरत। विराज के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया था, ये घाटी कोई साधारण जगह नहीं। इस घर में जितने लोग भी आए, सबके साथ कुछ भयानक हुआ और सब उसी काली औरत की वजह से हुआ था। और अब वो औरत विराज को देखने लगी थी। उसके पीछे, ठीक उसके सिर के ऊपर, धीरे धीरे किसी के पैरों की चाल सुनाई देने लगी। ठक ठक ठक, कोई छत पर चल रहा था। विराज ठिठक कर वहीं रुक गया। छत पर चलने की आवाजें अब और तेज हो रही थी। ठक 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 ठक, जैसे कोई नंगे पैर नहीं, बल्कि बहुत भारी पंजों से चल रहा हो। वो ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गर्दन अपने आप भारी लगने लगी, जैसे ऊपर देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसे देखना नहीं चाहिए। लेकिन छत पर मौजूद चीज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, सीधे उसके सिर के ऊपर। विराज ने कांपते हुए अपनी टॉर्च उठाई और जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी छत की तरफ करी, वो जम गया। छत पर एक परछाई उल्टी लटकी हुई थी। एक लंबा दुबला शरीर, हड्डियों से भरे हाथ, पैर छत से चिपके हुए और सिर नीचे की तरफ लटका हुआ। चेहरा बालों में छुपा हुआ, लेकिन उसका मुंह कान से कान तक खुला हुआ था। धीरे धीरे वो परछाई सरकती हुई उसके ठीक सामने आ गई। अब वो सिर्फ कुछ फुट ऊपर थी। विराज के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। टॉर्च उसके हाथ में कांप रही थी। तभी उस परछाई ने अपनी गर्दन मोड़ी, एक टूटने जैसी आवाज के साथ, और गर्दन मुड़ते ही उसके बाल एक तरफ हटे और विराज को उसका चेहरा दिखाई दिया। काला, सूखा, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई और दांत बाहर निकले हुए, जैसे किसी ने चीख चीख कर उन्हें चबा दिया हो। परछाई ने फुसफुसा कर कहा, मैंने कहा था तू यहां नहीं आएगा। और वो तेजी से छत से कूदकर उसकी तरफ झपटी। विराज बमुश्किल साइड में गिरा और परछाई उसके पास से सरकते हुए जमीन पर धम की आवाज से गिरी। लेकिन वो जमीन पर नहीं रुकी, बल्कि चारों हाथ पैरों पर चलने लगी, जैसे कोई जानवर चलता है। उसके नाखून लकड़ी में धंसते हुए खुरचने की आवाज कर रहे थे। खर्क खर्क खर्क। वो तेजी से आगे बढ़ी और विराज के ठीक सामने आकर रुक गई। उसने अपना चेहरा उसके कान तक लाकर कहा, तू भी यहीं रहेगा जैसे बाकी सब। और उसने अपने लंबे हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाए। विराज ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और दौड़ते हुए गलियारे से बाहर निकल गया। कमरा कांप रहा था, दीवारें हिल रही थी, आवाजें गूंज रही थी। लेकिन विराज भागते हुए सिर्फ एक आवाज सुन पा रहा था, काली औरत की दबी हुई चीख। वाह
विराज लड़खड़ाते कदमों से गलियारे से बाहर भागा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दिल ऐसा लग रहा था जैसे सीने को फाड़ कर निकल जाएगा, लेकिन वो रुका नहीं। सीधे घर के मुख्य हॉल में पहुंचा और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा हिला भी नहीं, जैसे उसे बाहर से नहीं अंदर से बंद कर दिया गया हो। विराज घबराकर जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन दरवाजा अपनी जगह पर अडिग था। तभी उसके पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई, कोई भी यहां से नहीं जाता। विराज ने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। हॉल की दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए उसने देखा कि बाएं कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी पड़ी थी। अलमारी के नीचे कुछ कागज फंसे हुए थे। वो धीरे धीरे अलमारी के पास गया और कागज निकाले। जैसे जैसे उसने कागज पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें फैलती चली गईं। नोट्स में लिखा था, काली घाटी में पिछले 15 सालों में 27 लोग गायब हो चुके हैं। सभी आखिरी बार इसी घर के पास देखे गए थे। काली औरत और उसके पीछे चलते 3 भूतिया आकृतियों को देखकर विराज का दिमाग सुन्न हो गया। उसने डायरी से मिले नक्शे को कसकर पकड़ा और पीछे पीछे चलते हुए हॉल के कोने की तरफ भागा, जहां नक्शे में एक छिपा हुआ रास्ता दिखाया गया था। कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। ठक ठक ठक। काली औरत धीरे धीरे लेकिन बहुत भरोसे के साथ ठीक उसी दिशा में बढ़ रही थी जिधर विराज जा रहा था। विराज को दीवार के नीचे हल्की सी लकड़ी की पट्टी दिखी। वो झुककर उसे उठाने लगा, लेकिन पट्टी हिल नहीं रही थी। पीछे से काली औरत की फुसफुसाहट, भाग कहां जाएगा। विराज ने डर और ताकत दोनों के जोर से पट्टी को खींचा और एक छोटा सा चौकोर दरवाजा खुल गया। नीचे एक अंधेरी सीढ़ी थी, इतनी गहरी कि नीचे क्या है पता ही नहीं चल रहा था। विराज तुरंत अंदर कूदा और लकड़ी की पट्टी खुद ही उसके पीछे बंद हो गई। ऊपर से काली औरत चीखी, नहीं नहीं नहीं। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तहखाना जहां सच दफन था। विराज टॉर्च ऑन करके नीचे की सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, हवा भारी होती जा रही थी। कमरे की हवा में एक अजीब सी सड़न और खून की बदबू थी। कुछ सीढ़ियों बाद वो नीचे पहुंच गया। तहखाना छोटा नहीं था, ये एक बड़ा फैला हुआ भूमिगत कमरा था। छत पर लोहे की जंग लगी चेनें लटक रही थीं। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और जमीन पर लकड़ी के 3 टूटे ताबूत पड़े थे। लेकिन असली सदमा तो उसे तब लगा जब उसने कमरे के बीच में एक बड़ा गड्ढा देखा। गड्ढे के चारों तरफ कब्रों की तरह छोटे छोटे नाम खुदे हुए थे। रवि, विलास, अनु, कविता, नितिन। 27 नाम। वही लोग जो पिछले 15 सालों से गायब थे। विराज की सांसें थम गईं। उसने फुसफुसा कर कहा, ये सब यहां दफन है। तभी उसे गड्ढे के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी फेंकी और गड्ढे के अंदर हाथ, कई हाथ जो मिट्टी से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। कुछ हाथ उंगलियां हिला रहे थे, कुछ मिट्टी खुरच रहे थे, कुछ बाहर निकलने के लिए बेतहाशा कोशिश कर रहे थे। विराज जितना डर चुका था, वो उससे भी ज्यादा डर गया जब उन हाथों में से एक ने उसकी टॉर्च की रोशनी की तरफ इशारा किया, मानो वो कह रहे हों, हमें बाहर निकालो। और तभी वो गड्ढा पूरा हिलने लगा, जमीन कांपने लगी और अंदर से कई आवाजें आने लगी। बचाओ, हमें ऊपर ले चलो, वो वापस आ रही है।
विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी पीछे से एक जोरदार झटका लगा और कोई भारी चीज उसे जमीन पर गिरा देती है। विराज ने पलटकर देखा। दरवाजे के नीचे से एक लंबा सूखा हुआ हाथ अंदर घुस चुका था। वही हाथ जिसका काला निशान पहले उसके कंधे पर पड़ा था। और उसी हाथ के पीछे से काली औरत की आवाज आई, नीचे गया, अच्छा किया, अब कभी ऊपर नहीं आएगा। उसी समय गड्ढे के अंदर के हाथ एक साथ बाहर झपटे, जैसे वे विराज को पकड़ने के लिए ही इंतजार कर रहे हों। गड्ढे से निकले कई हाथ विराज की ओर बढ़ रहे थे। कुछ मिट्टी में से आधे बाहर, कुछ सिर्फ उंगलियों तक, कुछ पूरा हाथ बाहर, और सब एक जैसी आवाजें निकाल रहे थे, हमें बाहर निकालो। लेकिन ये मदद की पुकार नहीं थी। आवाज में एक अजीब सी भूख थी, जैसे वे विराज को नहीं, उसकी जिंदगी को पकड़ना चाहते हों। विराज ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, पर दरवाजे के नीचे से आया वो लंबा काला हाथ अब और अंदर घुस चुका था। हाथ की उंगलियां जमीन पर रेंग रही थीं। कर्क, कर्क, कर्क। काली औरत की आवाज फिर आई, ऊपर वाले सब मेरे हैं और नीचे वाले मेरे इंतजार में। विराज के पैरों का पसीना ठंडा पड़ गया। उसने टॉर्च उठाई और गड्ढे के पास खड़े पत्थर की दीवार पर रोशनी फेंकी, और वहीं उसे दिखाई दिया पुरानी टूटी दीवार पर काली स्याही से लिखा एक नोट। नोट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो तब जागती है जब कोई उसकी कहानी जान ले। विराज का दिमाग घूम गया। तो ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने डायरी पढ़ी थी, उसने सच खोजा था, और अब वो भी उसी सजा का हिस्सा बनने वाला था। अचानक गड्ढे के अंदर से बहुत जोर की गड़गड़ाहट होने लगी। मिट्टी ऊपर की तरफ उछलने लगी और उसमें से एक बहुत बड़ा सड़ा हुआ चेहरा बाहर आने लगा, जैसे कोई औरत मिट्टी के अंदर से रेंग कर बाहर आ रही हो। उसके बाल मिट्टी और कीड़ों से भरे थे, आंखें काली, चेहरा फूला हुआ जैसे पानी में महीनों पड़ा हो। विराज की टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। अंधेरे में वो आवाज फिर गूंजी, मैं विलासा। गड्ढे से निकला चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और हर इंच ऊपर आते ही उसकी गर्दन टूटती हुई आवाज कर रही थी, कड़क कड़क कड़क। विराज डर के मारे पीछे खिसक गया। मिट्टी के अंदर से अब सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा शरीर बाहर निकल रहा था, मिट्टी के साथ चिपका हुआ, टूटे हुए हड्डियों जैसी उंगलियां हिलाते हुए। वो औरत अब एक विकृत आत्मा गड्ढे से आधी बाहर आ चुकी थी। उसके पीछे बचे हुए 27 लोगों की परछाइयां उसके हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थीं, जैसे वे सब उसी के सेवक हों। वो औरत विराज को देखती है और उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं। तूने हमें ढूंढा है, अब तू भी यहीं रहेगा। उसने उंगलियां फैलाकर विराज की तरफ हाथ बढ़ाया। विराज ने पीछे हटते हुए उस चेन को पकड़ा जो छत से लटक रही थी और पूरी ताकत से उसे खींच दिया। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे, तहखाना हिलने लगा, लेकिन विलासा और उसकी परछाइयां बिल्कुल नहीं रुकी। वो फिर बोली, भागने का कोई रास्ता नहीं। उसी वक्त तहखाने के दूसरे कोने में एक संकरा टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा खुलने लगा, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। दरवाजे के पीछे से हवा आई, साफ, ठंडी और एक अलग तरह का शांत माहौल, जैसे दरवाजे के पीछे कोई और जगह हो, कोई दूसरी दुनिया, या शायद वही रास्ता जिससे बाकी 27 लोग कभी बाहर नहीं निकल पाए। विराज समझ गया, ये उसका आखिरी मौका है। रात के ठीक 3:07 पर शैलीश की आंखें अपने आप खुल गईं, जैसे किसी ने अचानक उसकी सांसें रोक दी हों।
कमरे में टॉर्च की हल्की सी रोशनी जल रही थी, लेकिन उसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बिल्कुल पास खड़ी हो। बाहर हवाएं नहीं चल रही थी, फिर भी खिड़की अपने आप बारी बारी से खुल बंद हो रही थी। शैलेश ने गहरी सांस ली और खुद को हिम्मत दिलाते हुए बोला, अब बहुत हो गया, जो भी है सामने आ। कमरा पूरी तरह शांत हो गया, ऐसा सन्नाटा कि अपनी धड़कनें भी किसी चाकू जैसी लगने लगी। तभी धीरे धीरे कदमों की आवाज बरामदे से अंदर आने लगी, धीमी, भारी और बिल्कुल असमान। ठक ठक ठक। शैलेश ने टॉर्च उठाई और दहलीज की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम बहुत देर कर चुके हो। शैलेश पलटा। कमरे में बैठी थी वही लड़की जैसे उसके सपनों में आती थी, पीली, धुंधली और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। लेकिन इस बार वो डरी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत नाराज। लड़की की असली कहानी। लड़की फुसफुसाई, मेरा नाम आर्या है और मैं इस गांव की हूं। उसकी आवाज एक साथ दो अलग अलग दिशाओं से आ रही थी। मुझे मारा नहीं गया, मुझे छुपाया गया था सालों पहले इसी हवेली में, और तुम्हारे दादा सच्चाई जानते थे। शैलेश का दिल जैसे जम गया। आर्या बोलती रही, तुम्हारे दादा ने मुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन हवेली के मालिकों ने उन्हें भी धमकी दी। वो दीवार की तरफ इशारा करती है, जहां वो पुरानी तस्वीर लटकी थी। उस तस्वीर में जो आदमी खड़ा है वही मेरी मौत की वजह है। शैलेश टॉर्च लेकर तस्वीर के पास गया। कांच धुंधला होने लगा और जैसे ही उसने उंगली से पूछा, तस्वीर के आदमी का चेहरा हिलने लगा। चेहरा धीरे धीरे बदलकर आर्या के हत्यारे के चेहरे में बदल गया। शैलेश पीछे हट गया। आर्या का आरोप। आर्या ने कहा, सालों से मैं किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो सच बाहर ला सके, लेकिन तुम्हें उस खानदान के आखिरी वंशज हो जिसने मुझे न्याय दिलाने का वादा किया था। उसकी आवाज भारी हो गई। अब तुम्हें ये काम पूरा करना ही होगा। डराओ ना सच। शैलेश ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? आर्या उसकी आंखों में देखती है। उसकी सफेद आंखों में अचानक गहरा काला रंग फैलने लगता है। हवेली के तहखाने में एक कमरा है जहां मेरी लाश छुपाई गई थी। जब तक उसे सही जगह नहीं मिलेगा, मैं यहां बंद ही रहूंगी। कमरा अचानक कांपने लगा, छत से मिट्टी गिरने लगी। आर्या चिल्लाई, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। भागने की कोशिश। शैलेश बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, गलियारा पहले से 2 गुना लंबा हो चुका था। लाइट झपक रही थी और एक एक करके कमरों के दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे थे। हर कमरे में मिट्टी, पुराने कपड़े, जले हुए लकड़ी और किसी की हल्की सी कराह। जैसे हवेली में छुपी हर आत्मा अब जाग रही थी। एक आवाज गूंजी, वापस जाओ, तहखाने में जाओ। अंतिम दृश्य की शुरुआत। शैलेश ने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। तहखाने की ओर जाते हर कदम के साथ दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, लंबे, खून जैसे गहरे भूरे रंग के। जब वो नीचे पहुंचा तो ताला खुद टूट कर गिर गया। अंदर गहरी बदबू, चट्टान जैसी ठंड और कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा। आर्या की आवाज आई, यही मेरी सच्चाई है। बक्सा खुलते ही तहखाने की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई, जैसे किसी ने पूरा कमरा फ्रीज कर दिया हो। शैलेश के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे बक्से के अंदर झांका। पहले उसे काले कपड़े का टुकड़ा दिखा, फिर पुराने जंग लगे गहने, और फिर एक छोटी लकड़ी की डायरी, और उसके नीचे एक अध सड़ी सूखी लाश। हाँ, आर्या की लाश। उसकी उंगलियों में अभी भी आधा टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था। शैलेश की सांस रुक गई। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी अपनी धड़कनें भी सुनाई देना बंद हो गई हैं। तभी पीछे से वही फुसफुसाती आवाज गूंजी, अब तुमने मुझे देख लिया है।
शैलेश ने मुड़कर देखा। आर्या बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा पारदर्शी, जैसे कमजोर पड़ चुकी हो। आर्या का दर्द। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी और बक्से के पास बैठ गई। उसने अपने ठंडे धुएं जैसे हाथों से अपनी ही लाश को छुआ। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मुझे यहां कैद करके छोड़ दिया गया था, जिंदा ही। किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी। शैलेश के पैर कांपने लगे। तहखाने की लाइट टिमटिमाने लगी। हर टिमटिमाहट पर आर्या का चेहरा कभी इंसानी, कभी दर्द में चीखती हुई परछाई जैसा दिखने लगा। पुरानी डायरी का सच। शैलेश ने डरते हुए डायरी उठाई। कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, महेश्वर सिंह, हवेली मालिक। पहला ही पन्ना खोलते ही अंदर एक पन्हाई हुई सच्चाई उभरने लगी। डायरी में लिखा था, आर्या हमारी हवेली की नौकरानी थी। सुंदर थी, मासूम थी, लेकिन वो मेरे बेटे अर्जुन को पसंद नहीं करती थी। अर्जुन की जिद थी कि अगर उसे वो नहीं मिली तो वो उसे किसी और को भी नहीं देगा। शैलेश ने पन्ना पलटा। अर्जुन ने आर्या को कमरों में छुपकर डराया, उसके गहने चोरी किए और एक दिन लड़ाई में उसने उसे धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से गिर गई। अगला पन्ना। स्याही धुंधली थी, जैसे किसी ने आंसू गिराए हों। आर्या जिंदा थी, लेकिन अर्जुन को डर था कि अगर सच बाहर आया तो हवेली की बदनामी होगी। इसलिए उसे तहखाने में बंद कर दिया गया। खाना पानी देना बंद कर दिया गया। डायरी का आखिरी पन्ना। वो मर गई, लेकिन उसकी आखिरी चीख अब भी मेरे कानों में गूंजती है। मुझे लगता है वो वापस आएगी। मुझे डर है मेरी आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर पड़ेगा। डायरी हाथ से गिरते गिरते बची। शैलेश की आंखों में डर फैलने लगा। मतलब हमारे खानदान पर? आर्या ने सिर झुकाया। शाप का खुलासा। आर्या ने कहा, हां, तुम्हारे दादा ने सच बताना चाहा था, लेकिन हवेली वालों ने उन्हें भी धमकाया। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि मेरी डायरी यहां छोड़कर गए ताकि कोई एक दिन सच जान सके। उसकी आवाज टूटने लगी। मेरी आत्मा बदला नहीं चाहती, बस मेरी मौत को स्वीकार किया जाए। मेरी हड्डियां इस हवेली से बाहर ले जाओ। अचानक हवा तेज हो गई। बक्सा कांपने लगा। सारा तहखाना हल्का हिलने लगा, जैसे हवेली खुद उसके खिलाफ हो। हवेली की चेतावनी। दीवार से एक गहरी आवाज आई, एकदम भारी पुरुष स्वर में, ये हवेली मेरी है। आर्या भी मेरी थी। शैलेश ने डर कर पीछे देखा। तहखाने की अंधेरी दीवारों ने चेहरे उभरने लगे, जले हुए, कटे हुए, दबी हुई परछाइयां। आर्या चिल्लाई, भागो यहां से, हवेली जाग चुकी है। लाइट बुझ गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। भागने की कोशिश। शैलेश हड्डियों से भरे बक्से को उठाकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। ऊपर से चीखें आने लगी, महिलाओं की, बच्चों की, मर्दों की, जैसे हवेली में जो भी मरा था वो सब एक साथ जाग उठा हो। हर कदम पर फर्श जैसे किसी अदृश्य हाथ से खिसक रहा था। सीढ़ियां लंबी होती जा रही थी, जैसे हवेली उसे फंसाना चाहती हो। तभी आर्या की आवाज आई, बस थोड़ा और, रुकना मत, अगर रुक गए तो तुम भी। उसकी आखिरी बात सुनाई नहीं दी। शोर बहुत बढ़ चुका था। आखिरी मोड़। शैलेश ने पूरा जोर लगाकर सीढ़ियों का अंतिम हिस्सा पार किया और एक धमाके के साथ हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। बारिश की तेज हवा चेहरे पर लगी। कुछ सेकंड पहले जो हवेली उसे निगल रही थी, अब वो बाहर था। लेकिन शैलेश के हाथ में पकड़ा बक्सा अपने आप हिल रहा था, जैसे अंदर कोई अभी भी जीवित हो या
बाहर निकलना चाहता हो। आर्या की आवाज हवा के साथ गूंजी, मेरा अधूरा काम अभी बाकी है। शैलेश तेजी से हवेली से बाहर भागा। बारिश कड़कड़ाओं की तरह गिर रही थी। हाथ में पकड़ा बक्सा अब भी हल्के से कांप रहा था, जैसी कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। वो सड़क तक पहुंचा और तुरंत पुलिस को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में 2 पुलिस की गाड़ियां पहुंची। इंस्पेक्टर राणा, एक सख्त चेहरा वाला आदमी, उतरा और बोला, कहां है लाश? क्या सबूत है? शैलेश ने बक्सा आगे किया। राणा ने टॉर्च की रोशनी डाली और चौंक गया। ये तो इंसान की हड्डियां लगती हैं। उन्होंने तुरंत हवेली की ओर बढ़ने का इशारा किया। हवेली में प्रवेश। शैलेश, इंस्पेक्टर राणा और 2 कांस्टेबल हवेली में दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही दरवाजा पार किया, हवेली पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां टूटी दीवारें थीं, वहां पॉलिश की हुई पुरानी लकड़ी थी। जहां धूल थी, वहां लाल कालीन बिछा हुआ था। जले हुए निशान गायब थे। मकड़ियों के जाले नहीं थे। कांस्टेबल हंस पड़ा। सर, ये कैसे डरावना घर है? सब ठीक ठाक है? शैलेश हैरान रह गया। नहीं, अभी अभी यहां आवाजें आ रही थी। यहां की दीवारों पर निशान थे। वो तहखाना। इंस्पेक्टर राणा ने आंखें तिरछी की। कौन सा तहखाना? यहां तो कोई तहखाना नहीं है। तहखाने का गायब होना। शैलेश दौड़कर उसी जगह पहुंचा जहां तहखाने की सीढ़ियां थी, लेकिन अब एक सीधी सपाट दीवार थी। किसी भी तरह का दरवाजा नहीं, कोई खरोच नहीं, कोई निशान नहीं, जैसे तहखाना कभी था ही नहीं। कांस्टेबल की मौत। एक कांस्टेबल बोला, सर, लगता है लड़का डर के मारे कुछ भी देख रहा है। उसी समय उसके पीछे वाली खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। कांस्टेबल पलटा और खिड़की में किसी लड़की की परछाई दिखी। परछाई मुस्कुरा रही थी, भयानक, खून भरी मुस्कान। कांस्टेबल चढ़ हो गया। शैलेश चिल्लाया, मत देखो उसकी तरफ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक खिड़की के शीशे टूटे और अदृश्य ताकत ने कांस्टेबल को पकड़कर पूरा शरीर छत से टकरा दिया। उसकी गर्दन उसी जगह टूट गई। वो दीवार से लटकता हुआ नीचे गिरा। पूरे कमरे में घोर सन्नाटा। इंस्पेक्टर राणा चीखा, सब बाहर चलो अभी। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडा अंदर से लग गया। हवेली ने उन्हें फंसा लिया था। आर्या की चेतावनी। अचानक हवेली में एक ठंडी आवाज गूंजी। मैंने कहा था, अधूरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। ये आर्या की आवाज थी, लेकिन इस बार उसमें दर्द कम और क्रोध ज्यादा था। एक कोना अंधेरा होने लगा। अंधेरे से आर्या की आकृति उभरने लगी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, पर आंखों में गहरी काली आग जल रही थी। वो बोली, शैलेश, भागना मत, सच अभी बाकी है। इंस्पेक्टर राणा ने बंदूक उस पर तान दी। पीछे हटो, जो भी हो मैं गोली चला दूंगा। आर्या ने उसकी तरफ देखा और इंस्पेक्टर की बंदूक पिघलने लगी, जैसे किसी ने उसे गर्म भट्टी में डाल दिया हो। राणा डरकर पीछे हट गया। हवेली की आत्माएं। एक एक करके हवेली के कमरों से धीमी आवाजें आने लगी। फुसफुसाहटें, रोने की आवाजें, किसी के पैरों की आहटें। पुरानी तस्वीरें दीवार से गिरने लगी। लाइटें बुझने लगी। सीढ़ी के ऊपर किसी की भारी सांसें सुनाई देने लगी। आर्या बोली, जिन्हें अर्जुन ने मारा, उन सब की आत्माएं भी इस हवेली में फंसी हुई हैं। शैलेश कांप गया। इसका मतलब ये पूरी तरह श्रापित है। आर्या ने आंखें बंद की। सिर्फ हवेली नहीं,
अर्जुन की पूरी वंश परिवार पर, और अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। शैलेश के रगों में खून जम गया। हवेली का असली मालिक प्रकट होता है। अचानक ऊपर की मंजिल से एक भारी कदमों की आवाज गूंजी। ठक ठक ठक। सीढ़ियां धीमे धीमे चरमराने लगी। इंस्पेक्टर राणा ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? आर्या फुसफुसाई, वो अर्जुन। सीढ़ियों के ऊपर एक विशाल काली परछाई खड़ी थी। लाल चमकती आंखें, लंबे हाथ और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। उसने गरज कर कहा, मेरी हवेली में वापस कौन आया है? अर्जुन की लाल चमकती आंखें सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में अंगारों की तरह जल रही थीं। उसका शरीर नहीं, बल्कि छाया का एक घना जहरीला धुआं था जो इंसानी शक्ल ले चुका था। वो सीढ़ियां नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ पूरा घर कांप रहा था। ठक ठक ठक। इंस्पेक्टर राणा ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन रोशनी उससे टकराकर उल्टी दिशा में मुड़ जाती थी, जैसे अंधेरा खुद टॉर्च को निगल रहा हो। शैलेश लगभग फुसफुसाया, ये इंसान नहीं है। आर्या ने धीमी कांपती आवाज में कहा, यह अर्जुन का असली रूप है। उसका अपराध, उसकी बर्बरता और उसकी नफरत सालों में सड़कर राक्षस बन चुकी है। अर्जुन का हमला। अर्जुन ने अचानक चीखते हुए अपनी लंबी धुएं वाली उंगलियां इंस्पेक्टर राणा की तरफ बढ़ाईं। एक तेज झटका लगा। राणा की बंदूक सीधा उसके हाथ से उड़कर छत की तरफ जा टिकी। कांस्टेबल डर के मारे दीवार से चिपक गया। सर, ये चीज क्या है? अर्जुन गरजा, मेरे घर पर सवाल नहीं। और एक घने काले धुएं का गोला सीधे कांस्टेबल की तरफ फेंक दिया। धुआं उसके सीने में घुस गया। कांस्टेबल की आंखें सफेद होने लगीं। उसका शरीर हवा में उठा और धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। वो मृत था। पूरा घर दहाड़ उठा। छत के कोनों से अजीब सी चीखें आने लगीं। हवेली बंद हो जाती है। शैलेश चिल्लाया, हमें बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ दौड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडा अंदर से लग गया। चारों खिड़कियां धातु की जकड़ में बंद हो गईं। अर्जुन हंसा, ये हवेली मेरे साथ मर चुकी है। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। आर्या चिल्लाई, तुमने मुझे मारा था अर्जुन, तुमने सबको मारा था। अर्जुन गुर्राया, गलती मेरी नहीं थी, तुम्हारी थी। उसने अपनी निगाहें शैलेश पर टिका दी, और अब तुम मेरी आखिरी कड़ी हो। शैलेश पर हमला। अर्जुन की छाया अचानक लंबी हो गई। कमरे की दीवारों को पार करते हुए सीधे शैलेश को पकड़ने लगी। शैलेश का गला कसने लगा। वो हवा में उठा लिया गया। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। इंस्पेक्टर राणा चिल्लाया, इसको छोड़ दो। वो उठकर शैलेश को खींचने लगा, लेकिन अर्जुन का धुआं धातु जैसा ठोस बन चुका था। उसे कोई नहीं छुड़ा सकता था। आर्या ने आंखें बंद की और पूरा कमरा कांप उठा। तुम उसे नहीं मार सकते अर्जुन। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी सफेद आंखें लाल होने लगीं और तेज चमक की लहर अर्जुन पर फेंकी। अर्जुन कुछ पल को पीछे हट गया और शैलेश जमीन पर गिर पड़ा, खांसता, सांस के लिए तरसता हुआ। दीवारों से निकलती आत्माएं। अचानक चारों दीवारों पर काले हाथों के निशान बनने लगे। चीखें बढ़ने लगीं। कमरे की छत में दरारें बनने लगीं। आर्या बोली, ये उन सब की आत्माएं हैं जिन्हें अर्जुन ने इस हवेली में मारकर दीवारों में दबाया था। अर्जुन क्रोधित हो गया, ये सब मेरे हैं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। धीरे धीरे दीवारें खुलने लगीं और अंदर से दर्जनों परछाइयां बाहर आने लगीं। टूटी गर्दन वाले बच्चे, जली हुई औरतें, रस्सी से लटके पुरुष और बेआवाज छायाएं। उनकी आंखें सफेद थीं
और सबके चेहरे पर डर और दर्द जमा हुआ था। अर्जुन पीछे हटने लगा। नहीं, तुम सब मेरे काबू में थे। एक परछाई फुसफुसाई, अब नहीं। आर्या का रहस्य। आर्या ने शैलेश के कान में बोला, अर्जुन को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। शैलेश कांपते हुए बोला, कौन सा तरीका? आर्या धीरे से बोली, अर्जुन ने मेरी लाश यहां कैद की तो उसकी आत्मा इस हवेली में बंधी है। अगर उसकी असली हड्डियां मिल गईं, उसे मुक्त कर दिया जाए तो ये राक्षस भी साथ ही नष्ट हो जाएगा। शैलेश की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब अर्जुन की लाश अभी भी हवेली में छुपी है? आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, और वो तुम्हें कभी उसे ढूंढने नहीं देगा। अर्जुन दहाड़ा, तुम उसे मेरा सच नहीं बताओगी? और वो सीधे आर्या पर टूट पड़ा। रोहन ने हालचाल पूछा, पर करण की आवाज बिल्कुल ठहरी हुई थी। रोहन, मैं यहां अकेला नहीं हूं। रोहन ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? कौन है वहां? फोन के दूसरे साइड से सिर्फ भारी सांस सुनाई दे रही थी, एकदम धीमी लेकिन बहुत ही बेचैन। करण, बोल, क्या हो रहा है? रोहन चिल्लाया। करण ने धीरे से कहा, जो चीज मैंने प्रीवियस नाइट देखी थी वो मेरे घर के अंदर आ गई है। रोहन का दिल फटाक से नीचे गिर गया। क्या? किस तरह की चीज? इस बार करण की आवाज थोड़ी तेज पर टूटी हुई थी। वही काली परछाई जिसका चेहरा नहीं था, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, वो मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ी है। रोहन ने तुरंत कहा, हिलो मत, लाइट ऑन करो। करण, मैं लाइट ऑन कर रहा, लेकिन क्लिक। लाइट ऑन होने की आवाज आई, पर उसके बाद जो आवाज आई उसने रोहन को कांपने पर मजबूर कर दिया। फोन के माइक में एक खुरचने जैसी आवाज, जैसे कोई लकड़ी या दरवाजा अपनी नाखूनों से छील रहा हो। करण की सांसें और तेज। रोहन, वो मेरे पास आ रही है। रोहन चिल्लाया, रूम से बाहर निकल जा, भाग करण। करण भागने लगा और फोन में जोर जोर से दौड़ने की आवाजें आने लगी। पर अचानक थर्ड, करण गिरा, सांस रुक गई। फोन में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, किसी औरत की धीमी खोखली हंसी। रोहन की रूह तक कांप गई। फोन कट गया। फोन कट होते ही रोहन ने एकदम सुन रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। करण बोल। लेकिन उधर सिर्फ खामोशी थी। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। अचानक उसका फोन फिर से बजा। कॉलर आईडी पर वही नाम, करण। रोहन ने डरते डरते फोन उठाया। हेलो करण। लेकिन इस बार उधर से करण की आवाज नहीं आई, बल्कि एक बहुत धीमी और डरावनी महिला की फुसफुसाहट। रोहन, तुम भी यहीं आ जाओ। रोहन का दिल जम गया। कौन है? करण कहाँ है? फुसफुसाहट थोड़ी साफ हुई। वो मेरे पास है। रोहन ने चीख कर कहा, करण को फोन पर लाओ। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर बैकग्राउंड में करण की आवाज आई, बट वो उसकी नहीं लग रही थी। वो टूटी फूटी, बिल्कुल हॉलो। रोहन, मत आना। रोहन की आंखों से आंसू निकल आए। करण, मैं आ रहा हूं, बस तो बोल दे कहां है। अचानक लाइन में तेज स्टैटिक नॉइज आई और फिर कोई भारी कदमों की आवाज। धप धप धप। महिला की वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। देर मत करो, वो तुम्हें देखना चाहती है। रोहन अब कांपते हुए बोला, कोई भी हो, करण को छोड़ दो, मैं पुलिस को कॉल करता हूं। इस बार जो आवाज आई उसने रोहन के पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। पुलिस इस घर में कभी वापस नहीं जाती। और कॉल अचानक खुद ब खुद कट गया। रोहन फौरन उठकर करण के घर जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो घर उसका इंतजार कर रहा था। रोहन पूरे रास्ते बारिश में भीगता हुआ करण के घर की ओर भाग रहा था। सड़कें सुनसान थी,
हवा तेज थी और हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, करण ने मत आना क्यों बोला? लेकिन अब वापस लौटना नामुमकिन था। करण का घर, अजीब खामोशी। जब रोहन करण के घर के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि गेट आधा खुला हुआ था। हवा के साथ वो चरचरा कर हिल रहा था। रोहन ने डरते हुए अंदर कदम रखा। पूरा आंगन कीचड़ से भरा था, जैसे कोई भारी चीज को घसीटकर अंदर ले जाया गया हो। मेन डोर पूरी तरह खुला हुआ था और अंदर एकदम अंधेरा। रोहन ने दबे स्वर में पुकारा, करण। कोई जवाब नहीं। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। घर के अंदर कोई तो था। ड्राइंग रूम में चीजें बिखरी हुई थीं, सोफा उल्टा पड़ा था, मेज टूटी हुई और एक फैमिली फोटो फर्श पर गिरी हुई थी। रोहन ने फोटो उठाई और उसका दिल थक से रह गया। करण की फैमिली की तस्वीर में उसकी माँ, पापा और करण, लेकिन तस्वीर में एक एक्स्ट्रा चेहरा भी था। एक औरत, लंबी, पतली, चेहरे पर बाल, और उसकी आंखें कैमरे की ओर नहीं, सीधे रोहन की आंखों में घूर रही थी। रोहन ने फोटो झटके से गिरा दी। ये क्या? करण ने कभी बताया भी नहीं। अचानक उसे ऊपर से आवाज आई, धप धप धप, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर चल रही हो। रोहन ने सीढ़ियों की ओर रोशनी डाली। ऊपर का रास्ता पूरी तरह अंधेरा था। उसने कांपते हुए पुकारा, करण, तू ऊपर है? कुछ देर की चुप्पी, फिर किसी ने उसी की आवाज में कहा, हाँ रोहन, ऊपर आ जा। रोहन का खून जम गया। वो आवाज रोहन की ही थी, लेकिन बोल रहा था कोई और। उसी समय उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन की आवाज आई। एक नया वॉइस मैसेज आया था। भेजने वाला करण। रोहन ने तुरंत प्ले किया। वॉइस मैसेज में करण दहशत में चिल्ला रहा था, रोहन मत आना, वो ऊपर है, वो। मैसेज अचानक वहीं खत्म हो गया और सीढ़ियों के ऊपर से वही महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। तुम आ ही गए। सीढ़ियों के ऊपर से सुनाई देने वाली उस महिला की हंसी ने रोहन को जड़ कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, रोशनी हाथ में कांप रही थी, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। रोहन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ ऊपर का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। टिक टिक टिक, उसकी कदमों की आवाज, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे भी कोई एक एक कदम उसके साथ साथ चढ़ रहा हो। ऊपर का कॉरिडोर, ठंडी हवा और बंद दरवाजे। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। एक खिड़की आधी खुली थी, जिससे ठंडी हवा आ रही थी। कॉरिडोर के दोनों तरफ कमरे थे, सारे दरवाजे बंद। रोहन ने कांपते हुए पुकारा, करण। कोई जवाब नहीं, बस हवा की सीटी जैसी आवाज। अचानक एक कमरा खुद ब खुद धड़ाम से खुल गया। कमरे के अंदर घुप्पा अंधेरा था। उसी कमरे से एक महिला की बहुत धीमी फुसफुसाहट आई, रोहन। रोहन डरते डरते कमरे के पास गया, रोशनी अंदर डाली, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी और कोने में धूल। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रोहन जोर से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण की आवाज पर असली नहीं। कॉरिडोर के अंत में एक कमरा था, करण का बेडरूम। वही कमरा जहां से रोहन को आखिरी बार उसकी चीखें सुनाई दी थीं। उसे अंदर से एक बहुत हल्की आवाज आई, रोहन।
इस बार आवाज करण की थी, लेकिन टूटी फूटी, जैसे किसी ने प्लेबैक किया हो। रोहन भागकर कमरे की ओर दौड़ा। दरवाजा अटका हुआ था, उसने जोर लगाया। धड़ाम! दरवाजा खुल गया। कमरा अस्त व्यस्त था, कपड़े फटे हुए, दीवारों पर खरोंचें और फर्श पर मिट्टी जैसे पैरों के निशान। कमरे के बीचों बीच रोहन को कुछ पड़ा दिखा। वो जमीन पर बैठा, रोशनी करीब ले जाकर देखा। वह करण का मोबाइल था। स्क्रीन टूटी हुई और उस पर एक ही रिकॉर्डिंग बार बार प्ले हो रही थी। रोहन, वो मुझे नहीं, तुझे ढूंढ रही है। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या बोल रहा है करण? ये वो कौन? अचानक कमरे का दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। धड़ाम! रोहन उछलकर मुड़ा। कमरा अंधेरा हो गया और कोने में, जहां अभी कुछ नहीं था, अब कोई खड़ा था। लंबा, पतला, चेहरे पर लंबे काले बाल और आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। उसने बहुत धीमी टूटी आवाज में कहा, तुम आ ही गए। कमरे में घुसते ही जिस आकृति ने रोहन का रास्ता रोका था, वो धीरे धीरे उसकी ओर सरकने लगी। न कदमों की आवाज, न फर्श की चरमराहट, बस हवा में तैरती हुई, जैसे पैरों के बिना चल रही हो। रोहन ने फ्लैशलाइट उस पर डाली। रोशनी पड़ते ही उसका चेहरा साफ दिखा और रोहन की रूह कांप गई। वो एक औरत थी, चेहरे पर गहरी खरोंचें, आंखें सफेद और मुंह इतना चौड़ा जैसे किसी ने दोनों तरफ से फाड़ दिया हो। उसने सिर हल्का सा झुकाया, जैसे वो रोहन को पहचानती हो। कितने साल बाद तुम वापस आए हो। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे कई गले की परतों से एक साथ बोल रही हो। रोहन पीछे हटता हुआ बोला, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। करण कहाँ है? महिला धीरे धीरे मुस्कुराई, एक डरावनी, लंबी, तिरछी मुस्कान। तुम उसे ढूंढ रहे हो, पर पहले मुझे पूरा सुनो। उसी वक्त करण की एक जोरदार चीख कमरे में गूंजी। रोहन भाग! रोहन चीख के दिशा में मुड़ा, पर कमरे में करण कहीं नहीं था। चीख हवा में घुल गई, जैसे कहीं दूर किसी गहरे कुएं से आई हो। महिला और पास आ गई। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अचानक कमरे की सारी रोशनी बंद हो गई। मोबाइल की फ्लैश लाइट भी टिमटिमाने लगी। टिक टिक, फिर बंद। पूरी तरह अंधेरा। महिला की बात सुनते ही रोहन की सांसें रुक गईं। उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। मैं कभी इस घर से दूर नहीं गया। तुम क्या कह रही हो? महिला धीरे धीरे उसके आसपास घूमने लगी। उसकी हर हरकत परछाई की तरह हवा में तैर रही थी। उसके बाल जमीन पर घसीट रहे थे। कमरे में अजीब सी धड़कन गूंज रही थी, जैसे दीवारों के अंदर कोई सांस ले रहा हो। एक याद जो दबी हुई थी। अचानक रोहन के दिमाग में तेज सिरदर्द हुआ, जैसे कोई बंद दरवाजा उसके अंदर खुलने की कोशिश कर रहा हो। उसे कुछ धुंधले झलकियां याद आने लगी। एक टूटा हुआ झूला, बारिश की रात, एक छोटा बच्चा, औरत की चीखें और एक कमरा बिल्कुल ऐसा ही जहां वो अभी खड़ा था। रोहन ने सिर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महिला धीरे धीरे उसके ठीक सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा इतना पास कि रोहन उसकी सड़ती हुई त्वचा की बदबू महसूस कर सकता था। सच को याद कर लो रोहन, वरना इस बार तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। रोहन कांपते हुए बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। महिला के होंठ हल्के से फटे और उसने धीमे से कहा, तुम मुझे मां बुलाया करते थे। ये सुनते ही रोहन की रगों में खून जैसे जम गया। मां? तुम पागल हो? मेरी मां तो जिंदा है। मैं तो करण का दोस्त हूं। मैं तो, महिला ने चिल्लाते हुए कहा। झूठ!
पूरा कमरा हिल गया, दीवारों पर पड़ी दरारें पार गहरी हो गईं। महिला ने उंगली रोहन की आंखों में डालते हुए कहा, तुमने ही मुझे इस घर में छोड़ा था, तुम भाग गए थे और मुझे इस कमरे में अकेला मरने दिया। रोहन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज कांप रही थी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं बच्चा था, मैं तो। महिला चीखी, हां बच्चा ही तो था, लेकिन तुमने डर के मारे मुझे अंदर लॉक कर दिया था, तुम भाग गए और मैं इसी कमरे में। उसकी आवाज अचानक टूट गई। वो धीरे से फुसफुसाई, जलकर मर गई। कमरे में जलने की बदबू फैलनी शुरू हो गई। दीवारों पर काले निशान उभर आए जैसे किसी बड़ी आग का असर हो। रोहन का दिमाग घूमने लगा। उसके अंदर एक दबी याद आखिरकार टूटकर बाहर आई। वो 8 साल का था। तेज तूफान की रात। घबराहट में उसने अपनी मां को कमरे में बंद कर दिया था और आग लग गई थी। रोहन की सांस अटक गई। ये सब कैसे? मैं तो फिर इस घर से शिफ्ट हो गया था। महिला के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था। शिफ्ट हुए तुम, पर मैं तो यहीं रह गई। वो अचानक रोहन की ओर झपटी। रोहन पीछे गिर पड़ा। महिला ने झुककर आखिरी लाइन फुसफुसाई, और अब तुम भी यहीं रहोगे। महिला के शब्द रोहन के कानों में हथौड़ी की तरह लगे। वो डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन महिला ने उसके रास्ते को जैसे दीवार बना लिया हो। कमरा अचानक बहकने लगा। दीवारें लाल, फर्श गर्म, जैसे वही आग फिर से भड़क उठी हो जिसमें वो औरत मरी थी। रोहन चीखते हुए बोला, यह सब बकवास है, यह सच नहीं हो सकता। महिला की परछाई हवा में उछली और कुछ ही इंच दूर आकर रुक गई। उसके बाल हवा में आग की लपटों की तरह उठ रहे थे। सच को जलाकर मिटाया नहीं जा सकता रोहन। अचानक एक नई आवाज। उसी समय कमरे के एक कोने में किसी की जोरदार कराह सुनाई दी। रोहन ने फ्लैशलाइट उठाई। रोशनी सीधी पड़ी करण पर। करण दीवार से बंधा हुआ था। हाथों पैरों पर गहरे निशान, चेहरा पीला, आंखों में डर। रोहन चिल्लाया, करण मैं यहां हूं, तू ठीक है? करण मुश्किल से बोल पाया, रोहन वो तेरी मां नहीं है। महिला अचानक कड़क आवाज में चिल्लाई, चुप। कमरे का दरवाजा तेज धमाके के साथ खुला और जो आकृति बाहर खड़ी थी वो किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। हल्की हल्की सफेद रोशनी उसके चारों तरफ फैल रही थी, जैसे वो अंधेरे में नहीं बल्कि अंधेरा उसी में घुल रहा हो। उसका शरीर धुंध से बना हुआ, पर उसकी आंखें, वो 2 चमकती हुई गहरी डरावनी आंखें सीधे महिला आत्मा पर टिकी थी। महिला जो अभी तक रोहन और करण पर हावी थी, अब एक पल के लिए पीछे हट गई। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, तुम वापस कैसे आ गई? रोहन चौंक गया। कौन है ये? तुम इसे जानती हो? महिला ने धीमे स्वर में कहा, ये तुम्हारी मां है रोहन। रोहन का दिल एक पल को थम गया। मेरी मां? करण स्तब्ध था। कमरे की हवा कुछ क्षणों के लिए रुक सी गई। रोहन की मां की आत्मा, सच की शुरुआत। दरवाजे पर खड़ी आकृति धीरे धीरे कमरे में आई, जैसे कोई धुआं इंसानी आकार लेकर चल रहा हो। उसकी आवाज एकदम शांत, पर भीतर गहरा दर्द छिपा हुआ। रोहन,
बेटा मैं हमेशा यहीं थी। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, ये कैसे? और ये औरत, ये कौन है? महिला आत्मा मासी गुस्से से बोली, मैं ही हूं जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। अगर ये मुझे और अपनी मां को उस रात। पर रोहन की मां ने उसे बीच में रोक दिया। बस दी, अब और नहीं। कमरा अचानक ठंडा हो गया, हवा रुक गई, दीवारें शांत हो गईं। मां का सच। रोहन की मां ने धीरे से कहा, रोहन, तुमने उस रात हमें लॉक नहीं किया था। रुककर वो आगे बोली, डोर तुमने नहीं, किसी और ने बंद किया था। रोहन सदमे में, पर मैंने देखा था, मैंने हाथ लगाया था। मां ने सिर हिलाया, तुम डर के मारे भाग गए थे। तुमने दरवाजा सिर्फ बंद किया था, लॉक नहीं किया। महिला आत्मा चीखी, झूठ, तुम गलत बोल रही हो, मैं जानती हूं। रोहन ही उस रात। मां ने एक तेज रोशनी छोड़ी। मासी पीछे फेंकी गई, दीवार से टकराई। मां आगे बोली, दी, सच का वक्त आ गया है। सच्चाई का सबसे भारी पल। मां ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी मासी की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, ना ही मेरी। तो फिर? रोहन ने कांपते हुए पूछा। मां ने गहरी सांस ली। हम दोनों को किसी ने जलाया था। कमरा अचानक कांपने लगा, दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए। करण घबराकर बोला, रोहन, इसका मतलब कोई तीसरा भी था? मां ने धीरे से कहा, हां, और वो आदमी आज भी जिंदा है। महिला आत्मा चिल्लाई, वो यहीं था उस रात, उसने ही। और तभी सीढ़ियों के नीचे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई आज भी उस घर में घूम रहा हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मां ने धीरे से कहा, वो आ रहा है। जब आरव कैबिन का दरवाजा खोलता है तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है, जैसे कोई अंदर से सांस रोककर खड़ा था। कैबिन पूरी तरह अंधेरा है। सिर्फ एक कॉर्नर में इमरजेंसी बल्ब हल्की सी लाल रोशनी छोड़ रहा है। आरव ध्यान से आगे बढ़ता है। फिर ठक, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। आरव घबरा कर मुड़ता है, पर कैबिन में कोई नहीं होता। वो धीरे धीरे टॉर्च फोन में ऑन करता है। रोशनी जैसे ही सामने पड़ती है, उसके साथ साथ एक चीज विजिबल होने लगती है। फ्लोर पर मिट्टी से बने घिसे पिटे फुटप्रिंट्स कैबिन के कॉर्नर की तरफ जाते हुए। पर सबसे डरावना ये था, फुटप्रिंट्स अंदर जा रहे थे, लेकिन बाहर आने का एक भी निशान नहीं था। आरव का गला सूख जाता है। फिर उससे किसी ने कान के बिल्कुल पास धीमी सी आवाज में कहा, तुम फिर आ गए। आरव झट से पीछे मुड़ता है। टॉर्च का लाइट हिलता है, पर पीछे कोई नहीं होता। उसके पैर कांपने लगते हैं। वो पलटकर भागने ही वाला होता है कि कैबिन के बीच में रखी एक पुरानी वुडन चेयर खुद ब खुद हिलने लगती है। फिर धीरे धीरे रोटेट होती है और उस पर कोई बैठा हुआ सा शैडो शेप दिखाई देता है, बिना चेहरे का, बिल्कुल काला, जैसे धुआं। उस शैडो का सर झुककर आरव की तरफ देखता है। आरव की सांसें रुक जाती हैं। शैडो बोलता है, जो शुरू किया है वो पूरा करना पड़ेगा। आरव पीछे हटने लगता है, पर उसके पैर किसी चीज से टकरा जाते हैं। वो टॉर्च नीचे करता है और देखता है फ्लोर पर वही पुरानी डायरी पड़ी होती है। अपनी आखिरी पेज खुद ब खुद पलट रही होती है। दिए गए लफ्ज लिखे नजर आते हैं, लास्ट एंट्री, जो सच है वो इस कैबिन में ही मिलेगा। आरव का हाथ कांपने लगता है। कैबिन की हवा और ज्यादा ठंडी हो जाती है, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा हो। आरव धीरे धीरे अपने कंधे के ऊपर नजर घुमाता है, पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी पीछे पड़ती है, वहां कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी उसे महसूस होता है कि कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पास सांस ले रहा है। कैबिन का दरवाजा हल्की सी क्रीक क्रीक की आवाज करता हुआ खुद ब खुद थोड़ा खुलने लगता है, जैसे कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहा हो।
आरव जो डायरी हाथ में पकड़े होता है, उसकी नजर एक लाइन पर अटकती है, लाइन जो पहले वहां लिखी नहीं थी। अगर तुम इस पेज को पढ़ रहे हो तो मैं अब तुम्हारे बिल्कुल पीछे हूं। आरव का जिस्म सर से पैर तक सर्दी से भर जाता है। वो झट से पलटकर देखता है, टॉर्च की लाइट हवा में तिरी तिरी सी हिलती है और फिर कैबिन का अंधेरा जैसे एक शेप बनाने लगता है। पहले सर, फिर कंधे, फिर हाथ, एक आदमी जैसा पर चेहरे के बिना, जैसे धुआं एक इंसान की शक्ल बना रहा हो। वो धीरे धीरे पास आता है। आरव पीछे हटता है, पर उसके पैर किसी हार्ड चीज से टकरा जाते हैं। वो नीचे देखता है, फ्लोर के बीच में एक बड़ा सा चौक सर्कल बना होता है और बीच में एक पुराना लॉकेट पड़ा होता है जो धीमी लाल रोशनी में धड़ धड़ करता है, जैसे धड़क रहा हो। धुआं इंसान का शैडो बोलता है, इस लॉकेट को जिसने पहना था उसका खून अभी भी कैबिन में है। आरव का गला बंद होने लगता है। वो डर के मारे डायरी को जोर से बंद करता है। जैसे ही डायरी बंद होती है, शैडो एकदम से आरव के इतना पास आ जाता है कि टॉर्च की रोशनी उसके बेचेहरे चेहरे में घुस जाती है और उस शैडो की आवाज कैबिन में गूंजती है, अब अगला नंबर तुम्हारा है। आरव चीखने ही वाला होता है कि कैबिन का बल्ब फट जाता है। पूरी जगह अंधेरा, सिर्फ डायरी का लाल लॉकेट चमक रहा होता है और एक और नई लाइन डायरी के कवर पर खुद ब खुद लिखी जाती है। कैबिन अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ वो पुराना लॉकेट लाल रोशनी छोड़ रहा था, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। आरव का हाथ कांप रहा था। वो चाहता नहीं था, पर लॉकेट जैसे उससे खुद बुला रहा था। धक धक धक। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई चीज लॉकेट के अंदर जाग रही हो। आरव ने हिम्मत जुटाई और झुककर लॉकेट को हाथ लगाया। जैसे ही उसकी उंगली ने लॉकेट को छुआ, फट, एकदम से कैबिन की सारी हवा हिल गई। दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे कोई उसे बंद करके अंदर फंसा रहा हो। आरव पीछे कूदा, पर उसको एक और शॉक लगा। कैबिन की दीवार पर एक नई पेंटिंग बनी हुई थी। वो पेंटिंग पहले वहां नहीं थी। पेंटिंग में एक आदमी का स्केच था, जिसका चेहरा हाफ जला हुआ और हाफ बिल्कुल साफ। और पेंटिंग के नीचे लिखा था, मैं राजवीर हूं, इस कैबिन का असली मालिक। आरव जब पेंटिंग को घूर रहा होता है, तभी लॉकेट उसके हाथ में तेज टपकने लगता है। वो घबराकर लॉकेट को फ्लोर पर फेंक देता है, पर लॉकेट खुद ब खुद हवा में उठ गया और धीरे धीरे खुलता गया। अंदर एक भूरा रंग का सूख चुका खून और एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर लगी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, अनारा लॉस्ट इन द वुड्स 1997। आरव के पैर थर जाते हैं। तभी कैबिन के एक कोने से एक बच्ची की हल्की सी रोने की आवाज आती है, माँ, मुझे घर जाना है। आरव का दिल मुंह को आता है। वो टॉर्च उस तरफ घुमाता है और उस कोने में एक छोटी सी 7-8 साल की लड़की अपने घुटनों को पकड़े बैठी होती है। उसके कपड़े फाटे हुए, चेहरा मिट्टी में सना और आंखों में नफरत और डरते हुए दोनों की मिलावट। आरव धीरे से बोलता है, तुम कौन हो? लड़की अपना चेहरा उठाती है। उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई देती है। वो कहती है, मैं अनाया हूं। और फिर उसकी आवाज एकदम बदलकर गंभीर हो जाती है, और जिसने मुझे मारा था वो अभी भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। आरव के हाथ से टॉर्च गिर जाती है। आवाजें कैबिन में गूंजने लगती हैं, जैसे दो अलग अलग लोग साथ बोल रहे हों। एक बच्ची की रोती हुई आवाज और एक आदमी की भारी नफरत भरी आवाज। सच से भाग नहीं सकता आरव। कैबिन का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगता है, जैसे कोई अंदर आने वाला हो या कोई बाहर जाने नहीं देना चाहता हो। कहानी अब और गहरी हो रही है। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के दरवाजों में अजीब सी कंपी थी, जैसे वो भी किसी डर का इंतजार कर रहे हों।
रोहन की सांसें भारी थीं क्योंकि उसे मालूम था कि अब जो होने वाला है वो आखिरी होगा। तहखाने के दरवाजे अपने आप खुल गए, धीमी लंबी चरचराहट के साथ। अंदर वही पुरानी जगह जहां दीवारों पर जले हुए निशान और छत से लटकती टूटी लकड़ियां अभी भी राजवती की चीखें दोहराती लगती थीं। अचानक पीछे से हल्के कदमों की आवाज आई। रोहन ने पलट कर देखा। राजवती खड़ी थी, लाल साड़ी, झुके कंधे पर आंखों में बुझा हुआ तूफान। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे सदियों का दर्द एक बार में बाहर निकल रहा हो। आज रात सब खत्म होगा। वो रोहन को उस दीवार के पास ले गई जहां उसकी मौत की परछाई अभी भी चिपकी थी। उसने कांपते हाथों से उस जगह को छुआ और अचानक पूरा तहखाना गर्म हो उठा। दीवारें हिलने लगी, हवा भारी हो गई और एक काली धुंध कमरे के कोनों में फैल गई। उस धुंध के अंदर से एक खतरनाक गर्जना आई। सच को खोलकर तू जा नहीं पाएगा। ये आवाज राजवती की नहीं थी। ये वही शक्ति थी जिसने 100 साल तक इस हवेली को कैद रखा था। रोहन पीछे हट गया, पर राजवती ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके स्पर्श में पहली बार डर नहीं, एक अजीब सी गर्मी थी। मत डर, आज तू अकेला नहीं है, तेरी हिम्मत ही मेरी मुक्ति है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लग रहा था कि राजवती सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक अधूरी इंसान थी जो बस सुन ली जाने की भूखी थी। वो एक कदम आगे बढ़ा और पूरी ताकत से बोला, राजवती के साथ अन्याय हुआ था, उसको न्याय मिलना चाहिए था, उसकी आत्मा निर्दोष थी। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, पूरा तहखाना लाल रोशनी से झिलमिलाने लगा। फर्श फटने लगा, हवेली की छत से कांच टूटकर गिरने लगे। राजवती के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पहली और आखिरी। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा, रूह आसमान में उठने लगी। उसने जाते जाते एक आखिरी बार कहा, अब मैं सच में आजाद हूं। और ठीक उसी पल हवेली ने दहाड़ मारी। कमरे की दीवारें टूट गईं, लकड़ियां आग की तरह चमक उठीं। चंद ही सेकंड्स में पूरी हवेली लाल जलते धुएं में लिपट गई। रोहन जान बचाकर बाहर भागा, पीछे मुड़कर देखा। वो हवेली जो 100 साल तक जिंदा थी, अब राख में बदल रही थी। हर दरार से उठता धुआं जैसे कह रहा था कि श्राप खत्म हो चुका है। कुछ ही पलों में हवेली का नामो निशान मिट गया, सिर्फ राख और एक सन्नाटा। रोहन जमीन पर बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन बोझ हल्का, क्योंकि आज एक आत्मा को शांति मिली थी और एक कहानी आखिरकार खत्म हुई थी। राजवती चली गई, हवेली मर गई और रोहन पहली बार सच में जिंदा लगा। अगर ये कहानी ने तुम्हें रात की हवा में ठंड महसूस करवा दी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और डार्क कहानियां लेकर आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली रात का डर तुमसे कभी ना छूट पाए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक रात से बचकर रहना।